नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आज 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच के राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम चर्चा में शामिल करेंगे। तो सबसे पहली खबर के तौर पर लेते हैं इसमें भारत और यूएई के बीच में, यानी भारत और संयुक्त अरब अमारात के बीच में जो अभी समझौता हुआ है 19 जनवरी 2026 को, उसमें 5 महत्वपूर्ण साझेदारियां हुई हैं। इसमें पहली साझेदारी है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है अभी 2024-25 तक का, वो 100 बिलियन डॉलर का है, जिसे अगले 6 वर्षों में 200 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। सऊदी अरब हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इसके व्यापार को, दोनों देश आपसी व्यापार को 200 बिलियन डॉलर तक अगले 6 वर्ष में ले जाने का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। दूसरी प्रमुख साझेदारी जो दोनों देशों के बीच में हुई है वो ऊर्जा समझौता है। भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सऊदी अरब की ADNOC गैस नाम की जो कंपनी है, दोनों के बीच में एक 10 साल का अनुबंध हुआ है, एक समझौता हुआ है, जिसमें 2028 से शुरू होकर के अगले 10 वर्षों तक ADNOC गैस कंपनी जो है वो HPCL को, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को, प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टन LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि रसोई घर में इस्तेमाल की जाती है, उसको निर्यात करेगी HPCL के लिए। तो इस प्रकार हमारी जो स्वच्छ ईंधन की समस्या है वो काफ़ी हद तक सुलझेगी। तीसरा प्रमुख समझौता रक्षा के क्षेत्र में हुआ है। इसमें दोनों देशों ने अपने रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। रणनीतिक साझेदारी दो देशों के बीच ऐसी साझेदारी होती है जिसमें दोनों देश अपनी क्षमताओं, अपने संसाधनों, अपनी विशेषज्ञताओं का मिलकर के इस प्रकार उपयोग करते हैं कि दोनों देशों के साझे हित उससे सध सकें और इस प्रकार दोनों देश संयुक्त रूप से कुछ ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं, बजाय अगर वो अपनी क्षमताओं का अलग अलग इस्तेमाल करें अपने हितों के लिए तो उतना नहीं प्राप्त कर पाते जितना दोनों मिलकर के इस रणनीतिक साझेदारी के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से रक्षा के क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी पर भी समझौता हुआ है। फिर तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में 3 बातों पर जोर दिया गया है। एक तो भारत में सुपर कंप्यूटिंग के लिए एक क्लस्टर की स्थापना होगी, यानी कि एक ऐसा केंद्र बनेगा जो सुपर कंप्यूटर विकसित करने पर अपना शोध आगे बढ़ाएगा। दूसरा, यूएई जो है यानी संयुक्त अरब अमारात भारत में एक डेटा सेंटर स्थापित करके डेटा सेंटर की क्षमताओं को विस्तार देने में मदद करेगा। डेटा सेंटर आज की सबसे बड़ी ज़रूरत होती जा रही है। अभी गूगल ने भी विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की बात कही है और भारत सरकार ने नीति तैयार की है कि भारत में अधिक से अधिक डेटा सेंटर स्थापित हों, जिससे कि भारत के लोगों का डेटा भारत में ही स्टोर हो, वो बाहर नहीं जाए। तो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। और फिर एक डेटा एम्बेसी बनाने पर भी समझौता दोनों देशों में हुआ है, यानी यूएई भारत में डेटा एम्बेसी स्थापित करने पर सहमत हुआ है और भारत यूएई में अपनी डेटा एम्बेसी स्थापित करेगा। डेटा एम्बेसी एक मतलब ऐसी एम्बेसी की तरह, दूतावास की तरह काम करती हैं जहां पर एक देश अपने डेटा को दूसरे देश में रख सकता है, स्टोर कर सकता है और उस डेटा पर होम कंट्री का ही, यानी जिस देश का वो डाटा है उसी का अधिकार होता है। जैसे भारत अगर यूएई में अपना डेटा एम्बेसी स्थापित करेगा तो उस पर भारत का ही अधिकार होगा। भारत उसको किसी साइबर हमले के समय, किसी मतलब प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय, युद्ध की स्थिति में जब वो अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा तो वहाँ से एम्बेसी से वो अपना डेटा एक्सेस कर सकता है। तो इससे आपातकालीन स्थिति में, साइबर हमलों की स्थिति में, आपदाओं की स्थिति में डेटा सुरक्षित रहता है। तो ऐसी पहल दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ डेटा एम्बेसी स्थापित करने के लिए की है। फिर एक सांस्कृतिक मिलन कार्यक्रम के तौर पर भारत हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करेगा अबू धाबी में। ये एक सांस्कृतिक स्थान होगा और अत्याधुनिक संग्रहालय की तरह काम करेगा जो भारत की प्राचीन विरासत को प्रदर्शित करेगा। तो ये डेटा, डिजिटल और संस्कृति के क्षेत्र में समझौता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों देश मिलकर के आपसी व्यापार को,
आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं, सांस्कृतिक और प्राचीन विरासत के प्रदर्शन के लिए भी सहमत हुए हैं, और डेटा और डिजिटल की जो आधुनिक तकनीकें हैं उन पर साथ साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं। अगली न्यूज के तौर पर भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL कंपनी और स्पेन की एयरबस दोनों मिलकर के भारत में C-295 हवाई जहाज़ों का निर्माण करेंगी। ये भारत में पहला मेड इन इंडिया विमान होगा जो इस साल सितंबर से पहले तैयार हो जाएगा। भारत अभी तक इस तरह के उन्नत विमान नहीं बना पाता है। ये इस विमान की जो पेलोड क्षमता होगी, पेलोड क्षमता का मतलब होता है कि कितना भार ये ले जा सकता है, तो वो 9 टन होगी या फिर 71 सैनिक, क्योंकि ये सेना के लिए बन रहा है तो 71 सैनिकों को ले जाने की क्षमता इसकी होगी। और इसमें 2 इंजन होंगे और इसकी स्पीड जो होगी वो 480 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। और विशेषता इसकी ये है कि ये छोटे रनवे, कच्चे रनवे या रेतीले रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है और वहां पर लैंडिंग कर सकता है, तो सेना के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इस प्रकार भारत जो है स्पेन की एयरबस के साथ मिलकर के अपना पहला मेड इन इंडिया विमान इस वर्ष सितंबर तक तैयार कर लेगा। अब अगली न्यूज के तौर पर सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में वैज्ञानिक रही हैं, इंजीनियर रही हैं। अभी दिसंबर 2025 में वहां से ये रिटायर हो गई हैं और इनका अंतिम जो मिशन था वो था अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जो ISS है उस पर 8 महीने इन्होंने बिताए थे। और मार्च 2025 में स्पेस एक्स जो यान है उसके द्वारा ये पृथ्वी पर लौटी थी। और भारतीय मूल की इन अंतरिक्ष यात्री ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तो इनकी अभी रिटायरमेंट हुआ है। अगली जो न्यूज है वो है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक ग्लास म्यूजियम स्थापित किया जाएगा, जिसे भारत का पहला ग्लास सिटी कहते हैं फिरोजाबाद को। और ये जो नया संग्रहालय है इसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और VR यानी वर्चुअल रियलिटी दोनों का अनुभव हो सकेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी ये बहुत ही आधुनिक तकनीकें हैं जिनके माध्यम से किसी भी चीज को देखना एक नया अनुभव प्रदान करता है। 3D और 4D डायमेंशन में चीजों को दिखाया जाता है इसमें। और इस म्यूजियम में सिर्फ चूड़ियां नहीं होंगी, क्योंकि फिरोजाबाद में चूड़ियां ज्यादा बनती हैं, बल्कि संपूर्ण ग्लास क्राफ्ट का ये निर्यात का प्रदर्शन करेगा, निर्माण का प्रदर्शन करेगा। तो एक ऐसा म्यूजियम फिरोजाबाद में स्थापित करने की योजना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण पहल ग्रंथ कुटीर राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई है। ग्रंथ कुटीर यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में 50 पांडुलिपियां और 2300 पुस्तकों को संग्रहित किया जाएगा। ये पुस्तकालय है जो शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियों और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों का समावेश करेगा। और इसका उद्देश्य है कि जो औपनिवेशिक विरासत को त्याग करके भारतीय ज्ञान परंपरा का सम्मान करना, इसलिए इसको नाम दिया गया है ग्रंथ कुटीर। तो इसका उद्घाटन अभी पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। अब एक विवाद मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हुआ है। मध्य प्रदेश में वहां की आबादी के 21% आबादी आदिवासियों की है और इसमें भी 40% केवल भील समुदाय से हैं। और इस भील समुदाय के एक रॉबिनहुड माने जाने वाले टंटिया मामा भील, जो कि काफी लोकप्रिय हैं आदिवासियों में, उनकी एक प्रतिमा लगाने की योजना खरगोन जिले में तैयार की गई। अब विवाद क्या है उसमें कि धातु की मूर्ति लगने का वायदा किया गया था, लेकिन ये मूर्ति फाइबर ग्लास की जो स्थापित कर दी गई है। तो इस प्रकार जब इस पर विवाद बढ़ा तो जिला कलेक्टर ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये एक न्यूज इस रूप में है कि मतलब टंटिया मामा भील, जो कि आदिवासियों के रॉबिनहुड कहलाते हैं, उनकी मूर्ति से संबंधित विवाद। अब 2026 की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन भारत के जो सर्वोच्च पद्म सम्मान है
वो दिए जाते हैं। तो इस वर्ष के पद्म सम्मानों में पद्म विभूषण 5 विशिष्ट व्यक्तियों को दिए गए, पद्म भूषण 13 लोगों को दिए गए और पद्म श्री 113 लोगों को दिए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर के 131 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पद्म सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे बड़े सम्मान हैं नागरिक क्षेत्र में, और विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं जिनमें कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, खेल और सिविल सेवा शामिल होते हैं। इन सभी क्षेत्रों में मिलाकर के दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, जो 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें भारतीय सिनेमा के दिवंगत हीरो धर्मेंद्र कला के क्षेत्र में, श्री केटी थॉमस सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो केरल के रहने वाले हैं, सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं, श्री पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी केरल से संबंध रखते हैं, और श्री बी एस अच्युतानंदन सार्वजनिक मामले, ये भी केरल से संबंध रखते हैं। तो इन 5 लोगों को पद्म सम्मान में सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अब इसमें जो पद्म भूषण है जो 13 लोगों को दिए गए हैं, उनमें कला के क्षेत्र में अलका याग्निक, ममूटी, पीयूष पांडे और शतावधानी आर गणेश। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में शिबू सोरेन मरणोपरांत दिया गया, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वी के मल्होत्रा दिल्ली के भाजपा नेता रहे हैं, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। व्यापार के क्षेत्र में उदय कोटक और विजय अमृतराज, इनको दिया गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय जो यूएसए में रहती हैं, और कलीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, इनको दिया गया है, ये तमिलनाडु के हैं। तो इस प्रकार पद्म विभूषण इन महानुभावों को दिए गए हैं। अब भारत सरकार की योजना है कि 2035 तक सभी जो पासपोर्ट हैं भारत के लोगों के पास, उनको ई पासपोर्ट में बदल दिया जाए। ई पासपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ये क्या होता है कि इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है और एक छोटा एंटीना होता है, और इसी चिप में एनक्रिप्टेड रूप में सारा बायोमेट्रिक डेटा और फिंगरप्रिंट होता है। तो इस प्रकार भारी भरकम पासपोर्ट और एक उसके साथ में जो हार्ड कॉपी होती है वो सब रखने की जरूरत नहीं होगी, बस एक चिप के माध्यम से ये पासपोर्ट काम करेगा। और इसमें खास बात यह है कि ये चिप एनक्रिप्टेड होगी और इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को ट्रेस करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये चिप इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि ये लाइव लोकेशन को ट्रैक नहीं होने देती है, और ये हर समय एक्टिव नहीं रहती। जब ये मशीन के पास होगी, जो मशीन इस चिप को रीड कर सकती है, उस मशीन के पास होने पर ही ये चिप जो है वो एक्टिव होती है, और तभी इसके डाटा को रीड किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ई पासपोर्टधारी व्यक्ति का लाइव लोकेशन लेना चाहेगा तो वो नहीं ले सकता, इसलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अब पिछले दिनों नाटो काफी समय से चर्चाओं में है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच का एक सैनिक गठबंधन है। इसमें इसकी जो स्थापना की गई थी वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में की गई थी, और इसमें कुल 32 सदस्य हैं। शुरुआत 12 सदस्यों से हुई थी, लेकिन वर्तमान में 32 सदस्य हैं, और इन 32 में 30 सदस्य यूरोपीय देशों के हैं, जिनमें 23 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो मतलब 32 में से 30 यूरोप के सदस्य हैं और 2 सिर्फ यूएसए और कनाडा, ये गैर यूरोपीय हैं या अमेरिकन देश हैं। तो इस प्रकार ये नाटो जो है 32 सदस्यों वाला एक सैनिक संगठन है, और अभी काफी समय से चर्चा में है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी अपने ही नाटो सहयोगी डेनमार्क पर धमकी दे रहे हैं कि वो उसके अधिकार क्षेत्र वाले द्वीप ग्रीनलैंड को अपने में मिलाना चाहते हैं। तो ये एक अलग तरह की, मतलब कहें कि समस्या उठ खड़ी हुई है कि नाटो का ही एक सदस्य अपने दूसरे सदस्य को धमका रहा है, जबकि नाटो की स्थापना का उद्देश्य ये है
सदस्य सामूहिक रूप से एक दूसरे की रक्षा करेंगे और एक साथ मिल करके अपने दुश्मनों से लड़ेंगे। तो इससे बिल्कुल ही एक अलग तरह की सैद्धांतिक समस्या पैदा हो गई है, इसलिए नाटो लगातार चर्चा में है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में एक दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें एक मेडिसिन है निवोलुमैब, इस पर पेटेंट समाप्त करने का फैसला दिया है। पेटेंट जब किसी मेडिसिन पर या किसी वस्तु पर होता है तो पेटेंट धारक को उसका मुनाफा मिलता है और इसी वजह से पेटेंट वाली वस्तुएं महंगी होती हैं। तो अभी मई 2025 में फैसला दिया था, जिसके आधार पर अब इस निवोलुमैब नामक मेडिसिन से पेटेंट समाप्त किया जा रहा है। और ये कैंसर रोधी दवाई है, कैंसर के उपचार में काम आती है, इसलिए भारत में इसके सस्ते होने की संभावना बढ़ गई है। ये जो निवोलुमैब है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से तैयार होती है। ये टेक्निकल टर्म है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसमें एक सिंगल सेल को लेकर के क्लोन तैयार किया जाता है और सिंगल जो एंटीबॉडी होती है, सिंगल एंटीबॉडी बहुत ही स्पेसिफिक होती है। तो उदाहरण के तौर पर ऐसे कह लीजिए कि कैंसर से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी हैं, उन पर्टिकुलर एंटीबॉडी की क्लोनिंग करके तो बहुत ही यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल तैयार होते हैं इसमें और बहुत ही इफेक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं ये। तो इस प्रकार ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रूप में जो मेडिसिन है निवोलुमैब, ये शरीर की प्राकृतिक जो एंटीबॉडी हैं उनकी नकल करके कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। तो विभिन्न प्रकार के कैंसर से लड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके सस्ते होने से ये आम लोगों की पहुंच में आ जाएगी। अब भारत की ऊर्जा नीति। भारत इस समय पर सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन कोयले से करता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे 2047 तक कोयले से परमाणु बिजली की तरफ शिफ्ट होने की नीति तैयार कर रहा है। इस समय पर अगर अभी देखें हम तो 8.8 गीगावाट बिजली का उत्पादन परमाणु बिजली के रूप में होता है और शेष जो भारत की आवश्यकता है वो कोयले के बिजली के उत्पादन से पूरी होती है। लेकिन टारगेट रखा गया है कि 2047 तक हम परमाणु जो बिजली है उसका उत्पादन 100 गीगावाट तक ले जाएंगे। तो इसके लिए एक ड्राफ्ट नीति तैयार की गई है, जिसमें राष्ट्रीय विद्युत नीति का जो मसौदा है वो उसके अनुसार कोयले के विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा पर जोर दिया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी 2025 में संसद ने शांति एक्ट 2025 पारित किया था, जो कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया SHANTI एक्ट 2025, जिसमें निजी क्षेत्र के लिए जो रिएक्टर होते हैं, परमाणु रिएक्टर होते हैं, उनके निर्माण और रखरखाव और उनके ऑपरेशन की इजाजत दी गई है। यानी निजी क्षेत्र अब परमाणु विद्युत उत्पादन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सरकार के साथ साथ एंटर कर सकता है और सहयोग कर सकता है। अभी तक जो एटॉमिक एनर्जी का क्षेत्र है वो पूरी तरह से सरकार के लिए आरक्षित था। तो इस प्रकार शांति अधिनियम 2025 के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर के लिए इसे खोल दिया है। तो इससे जो छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनेंगे वो उद्योग अपने यहाँ पे स्थापित कर सकेंगे उनको, और उनसे फिर जो विद्युत उत्पादन होगा वो इस क्षमता को प्राप्त करने में सरकार की मदद करेगा। तो इस प्रकार सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएंगे और 2047 तक 100 गीगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होंगे। अभी 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, समाज में बालिकाओं की स्थिति को मजबूत बनाना, जिससे कि लिंगानुपात सुधरे। भारत का लिंगानुपात कम है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है। तो इसको बराबरी पर लाने के लिए ये नेशनल गर्ल चाइल्ड अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से
हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 में ही हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। उसी उपलक्ष्य में हर 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो मेरा भारत मेरा वोट था। और इसकी जो टैगलाइन थी वो सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी रखी गई थी। और लक्ष्य इसका है युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करना और नामांकन को बढ़ाना, जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके, क्योंकि अभी भी भारत में कुल वोटिंग परसेंटेज 60-70% के आसपास ही रहती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय घटना चक्र में जो 19 जनवरी से 25 जनवरी तक है, इसमें आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। धन्यवाद।